कि आपकी यही 1 लाख की इनकम है, सालाना 12 लाख की इनकम है और आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी डेट चली गई, आप भूल गए इसको रिन्यू करना, या फिर आपको नहीं लगा कि भाई बार बार मुझे कोई कंसल्टेंट फ़ोन कर रहा है और वो उसके भले के लिए कर रहा है, आई डोंट हैव अ टाइम और मुझे नहीं करना है, मैं सोचूंगा। अब न ऐसा कुछ हो ना जाए आपके साथ। दूसरा ये है कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हुई या लैंड की बात हुई, लेकिन मैं ये चाहूँगा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि इफ़ योर मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ इज़ देयर, तो कैसे आगे बढ़े। लेकिन इसमें निकलना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए, ये एक्टिव मैनेजमेंट हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू चूज अ फंड मैनेजर ओनली। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है हेरिटेज कराओके ग्रुप के नए टॉक शो में। और नया साल विक्रम संवत 2082 ये शुरू हो चुका है और आज कार्तक सुद पांचम यानी कि लाभ पांचम के तौर पे हम इसे जानते हैं। और लाभ पांचम के दिन सभी धंधार्थी व्यवसायिक लोग अपना रोजगार शुरू करते हैं यानी कि आर्थिक इकोनॉमिकल गेन, इसके लिए कुछ न कुछ काम कार्यक्रम करते रहते हैं। और उसी में ही बहुत सारी चीज़ें ये आती है कि इकोनॉमिकल गेन कैसे होता है। जी हाँ, हेरिटेज कराओके ग्रुप के इस टॉक शो में हमने पहले भी ऐसे ही कुछ आर्थिक बाबतों का टॉक शो किया था और आज भी वैसा ही एक टॉक शो लेकर आए हैं ताकि हमारे श्रोता दर्शक समझ सके, जान सके कि इकोनॉमिकल गेन कैसे लेते हैं। क्योंकि चीज़ यह है कि हम नौकरी पेशा आदमी हो या धंधा रोजगार करते हो, हमारी इनकम तो रहती ही है, लेकिन चीज़ यह है कि एक पैसा दूसरे पैसे को कैसे खींचता है, ये भी जानना ज़रूरी है। और बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आर्थिक मामलों में जो हमारा घर है, तो उसका मेन इंसान जो है वो पैसे कमाता है। बहुत बार ये भी होता है कि पैसे कमाने वाला इंसान घर में एक ही हो, और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत बार ये होता है कि कमाने वाला इंसान, खुदा न करे भगवान न करे, कभी कभी ये हो जाता है कि उसकी अकाल निधन हो जाए, तो ऐसे में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो चीज़ ये होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे किया हो तो उस दौरान ये सब चीज़ें काम लगती है। लेकिन हमारे दर्शक मित्रों और मैं भी बहुत बार कभी कभी द्विधा में होता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है या इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस में गेन किसे होता है, इन्वेस्टमेंट में गेन किसे होता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, तो किसी की मौत होने वाली है इसलिए इंश्योरेंस नहीं लेते, लेकिन मौत के बाद कितने लोगों को जीना भी है, यानी कि उनके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इंश्योरेंस लेने जिसके नाम पे इंश्योरेंस है उसे तो कोई गेन नहीं रहता, लेकिन उसके फैमिली वालों को गेन ये रहता है कि वो आराम से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे बहुत ही पतली सी एक भेद रेखा है जहाँ पे कॉमन मैन नहीं समझ पाता कि इंश्योरेंस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से गेन ज़्यादा मिलेगा। आज के टॉक शो में हम ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आए हैं जो पेशे से तो एडवोकेट है, वकील है, लेकिन उसके साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, लंबा काम किया, और कह सकते हैं कि बृहद अनुभव रखते हैं। उसके साथ में फाइनेंशियल प्लानर भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, और इनको ये पता है कि कॉमन मैन या तो मिडिल क्लास मैन जो है, नौकरी पेशा इंसान हो या व्यापारी हो, उनकी इनकम कैसे होती है और उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, हाउ टू मैनेज द फंड, इट इज़ अ बिग इश्यू। तो आइए ऐसे ही हमारे एक्सपर्ट दर्शक भाई त्रिवेदी, इनसे मिलते हैं। वेलकम दर्शक भाई।
नूतन वर्षाभिनंदन। नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज का ये जो टॉपिक है, हमने ये चुना है कि इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन्हें ये पता नहीं चलता। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी बहुत चीज़ों में इतना क्लियर नहीं हूँ कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए 5 साल की एफडी, 10 साल की एफडी, या उसे म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या इंश्योरेंस करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो इंश्योरेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ये दर्शकों को आप दर्शक होके बताइए। आप सभी को मेरी ओर से नए साल की शुभकामनाएं। ये जो टॉपिक है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सालों से मेरा सबसे चहीता टॉपिक है, मेरी पैशन है। आज मैं लॉयर हूँ, लेकिन बहुत साल तक मैंने इंश्योरेंस फील्ड में काम किया है। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत साल तक मैंने काम किया है। मैं इसमें आप सभी को बोल सकता हूँ कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो है ये डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं आपको उदाहरण के तौर से बोलता हूँ कि समझो कि आपकी 1 लाख रुपया हर महीने की आमदनी है और 12 महीने में आप 12 लाख रुपए का अर्निंग करते हो। इसमें आपने ये सोच बनाई है कि मैं इसमें एफडीआर करूँगा, म्यूचुअल फंड करूँगा, शेयर मार्केट करूँगा, गोल्ड बाय करूँगा, थोड़ा लैंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस भी मेरे एंगल से इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ योर मनी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। इन केस एनीथिंग हैपन्स टू योर फैमिली मेम्बर और कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जिसमें आपको मेडिकल एक्सपेंसेस में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का खर्च करना पड़े, तो वो खर्च आप कहाँ से करोगे अगर आपके पास इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ना हो तो क्या होता है कि उस समय आपने जो एफडीआर बनाई है आप उसी एफडीआर को तोड़ोगे और उसी एफडीआर में से आप अपना ये मेडिकल एक्सपेंसेस सारा निकालोगे। तो देखिए, आपने चॉइस की है कि मैं इंश्योरेंस नहीं करूँगा, तो आपने पहले एक लॉस ये कर दिया है कि जो आपका सबसे बड़ा सेविंग था उस सेविंग को आपने रिस्क में रख दिया है, क्योंकि आपने मेडिक्लेम नहीं करवाया है। तो वो जब इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आपका जो हार्ड अर्न अमाउंट है, जो आपका सेविंग है, वो चला जाएगा मेडिकल एक्सपेंस के पीछे। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली मैंने देखा है कि इंश्योरेंस में लोग अपने 2 व्हीलर्स के, 4 व्हीलर्स के जो इंश्योरेंस होते हैं, इसमें मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि 4 व्हीलर्स के इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो टाइमली रिन्यू करते। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर्स की पॉलिसीज रिन्यू नहीं करते। और 2 व्हीलर्स की पॉलिसी में ओनली इट इज नॉट अ पॉलिसी बट इट्स अ पॉलिसी विथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी यही 1 लाख की इनकम है, सालाना 12 लाख की इनकम है, और आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी डेट चली गई, आप भूल गए इसको रिन्यू करना, या फिर आपको नहीं लगा कि भाई बार बार मुझे कोई कंसल्टेंट फ़ोन कर रहा है और वो उसके भले के लिए कर रहा है, आई डोंट हैव अ टाइम और मुझे नहीं करना है, मैं सोचूंगा। अब न ऐसा कुछ हो ना जाए आपके साथ, लेकिन बाय मिस्टेक या बाय एन इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिससे कि आपके व्हीकल से जब आप ड्राइव कर रहे हो या कोई और ड्राइव कर रहा है और किसी को बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है, और वो इंजर्ड जो व्यक्ति है उसकी सालाना इनकम वो 15-20 लाख है, तो आप नहीं मानोगे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो एज पर द लॉ उसकी जितनी भी फ्यूचर इनकम की लॉस है उसके साथ पूरा एक वैल्यू डिज़ाइन होता है, और वो वैल्यू आपकी लायबिलिटी बनता है। जैसे कि एक 15-20 लाख की इनकम, सालाना इनकम वाला आदमी जिसकी एज 32 है, ओनली 30 है, तो 3.5 करोड़ की सिंपल लायबिलिटी प्लस एडिशन 40% का प्लस अदर थिंग्स, वो सब मिला के
आपके ऊपर 4.5-5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ सकती है। और वो जब केस चलता है कोर्ट में, और अगर वो केस लंबा चलता है तो उसका 8 या 9% इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन इसमें ऐड होता है। तो आपके ऊपर एक 600-700 रुपया या 1000-1200 रुपया का इंश्योरेंस का प्रीमियम आप चूक गए हो या आपने नहीं भरा है, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी की हार्ड अर्न अमाउंट लेके चला जाएगा। तो आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं कर सकते हो। मेरा सिंपल मानना है कि जो इंश्योरेंस है वो ही आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्टर है। अगर आपने इंश्योरेंस स्किप किया तो आपने जो भी सेविंग की है वो ऐसी सिचुएशन में किसी और को गिफ्ट हो जाएगी। सो यू कैन नॉट बाइफरगेट कि भी मैं इंश्योरेंस लेना चाहूँगा, और यू कैन नॉट कट द थिंग्स कि मैं इंश्योरेंस में जाऊँगा या इन्वेस्टमेंट में जाऊँगा। ये दोनों पूरक है, दोनों साथ में चलते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट थिंग्स। मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। पहले इंश्योरेंस चीज़ ये होती थी कि जिसमें मोटर पॉलिसी है, एक्सीडेंट पॉलिसी है, या फिर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है। लेकिन आपको शायद पता हो कि आज के दिन में कोई आदमी अपना जब मकान भी बनाता है ना, तो करीबन वो मकान में भी 1.5-2 करोड़ का खर्च हो जाता है। और आज हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, या फिर गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जो क्लास 2, क्लास 3 जोन में आती है, जो अर्थक्वेक जोन कहा जाते हैं। अगर एक अर्थक्वेक से भी आपकी पूरी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तो ये आपके ऊपर तय है कि आपको सोचना है कि 6-7 हज़ार या 10,000 का प्रोटेक्शन इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद अगर आप वो 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते थे, प्रोटेक्शन ले सकते थे, तो वो 10,000 अमाउंट को रिस्क में रखना है या 2.5 करोड़ की अमाउंट को रिस्क में रखना है, दैट यू हैव टू चूज़। तो मेरे एंगल से ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो इट्स अ सेविंग ऑफ योर सेविंग पार्ट, वो आपकी जो सेविंग है उसको बचाता है। सेकेंडली, मैं आपको बोलता हूँ इंश्योरेंस में बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे डॉक्टर्स है, और भी प्रोफेशनल लोग हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है। तो इन लोगों की जो स्किल होती है, वो स्किल के हिसाब से वो अपनी पूरी चीज़ें पब्लिक को, उसकी स्किल के हिसाब से वो पब्लिक को सर्व करते हैं। लेकिन आज ऐसी चीज़ें होनी चालू हो गई है कि अगर कुछ छोटी सी गलती भी हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट में गलती होती है या कुछ भी होती है, तो फिर वो कोर्ट में केस चलते हैं, और कोर्ट में से वो अगर लायबिलिटी फिक्स होती है, तो आपका जो 25-50 हज़ार का प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें आप 2-5 करोड़ के अपने मेडिकल स्किल को सिक्योर कर सकते थे, अपनी प्रोफेशनल स्किल को सिक्योर कर सकते थे, आपने अगर इस चीज़ को स्किप की है, तो फिर आपकी पूरी लाइफ की इनकम इसमें चली जाएगी, जो कि अगर कोर्ट से अवार्ड आ गया तो उसमें आपको पूरी रकम चली जाएगी। तो आप इसको अलग नहीं रख सकते हो, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं रख सकते हो। मैं दूसरी चीज़ आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन के हिसाब से, HLV के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक आदमी 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ की अमाउंट अर्न करता है हर साल, तो उसकी 10 या 15 ईयर्स की लाइफ स्पान मिनिमम कंसिडरेशन के हिसाब से गिनी जाती है। अगर मैं 5 करोड़ की आवक है मेरी हर साल, तो मेरी वैल्यूएशन जाएगी 75 करोड़। लेकिन वो 75 करोड़ इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे 6-7% का इंटरेस्ट का इन्फ्लेशन का रेट है, अगर 7% है, 8% है, तो 15 साल की आपकी जो टोटल इनकम है, अगर उस इनकम को आप 7% से डिस्काउंटेड करके 15 साल का कैलकुलेशन में 7% डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के वो जो कैलकुलेशन आज के दिन में लाते हो, अगर वो कैलकुलेशन 28 करोड़ आती है या 30 करोड़ आती है, तो दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने इतनी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं ली है, तो आपकी जो फैमिली है उसको आप एक रिस्क पे रख रहे हो, क्योंकि ये फैमिली जो लॉस करेगी, अगर ये लॉस एक्सीडेंट से होता है तो समझिए कि कोई थर्ड पार्टी व्हीकल लॉस है, तो आपको वहाँ कोर्ट से वो अमाउंट मिल जाएगी।
लेकिन नेचुरल डेथ है या कोई डिसीज से डेथ होता है तो फिर जाके आपकी अगर टर्म पॉलिसी उतनी कैप अमाउंट की नहीं होगी तो पूरी फैमिली एक रिस्क के ऊपर चली जाती है। तो यानी इंश्योरेंस ये आपकी लाइफ के अंदर एक जुड़ी हुई चीज़ है। इसको आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से न देखें, इसको सिक्योरिटी के एंगल से देखें। और मेरी तो ये सलाह है कि आपकी जो हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए यू हैव टू इंश्योर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे लेनी चाहिए, तो आई थिंक आपके एडवाइज़र को मिलके आपको ये चीज़ से चर्चा करते हुए इसको लेना चाहिए। दैट इज़ माय हम्बल सबमिशन। ओके, चीज़ ये है कि इस बात पे ये लगा कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही होना चाहिए। हाँ, ये ओके। तो चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, एफडीआर की बात की, या तो कोई एक टेन्योर के बाद जो इन्वेस्टर है ही में गेट बैक हिज मनी, मतलब ब्याज के साथ कुछ उसे अमाउंट वापस भी मिलती है। तो इंश्योरेंस में मतलब बहुत लंबा स्पैन भी चलता है। तो इंश्योरेंस मतलब कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक इंश्योरेंस लेने वाले को प्रीमियम भरना पड़ता है? इंश्योरेंस की देखिए, इंश्योरेंस में दो चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा। आप जो एंगल से अभी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की बात है, और दूसरी है नॉन लाइफ प्रोडक्ट है। नॉन लाइफ प्रोडक्ट में आपका मेडिक्लेम आता है, आपकी हाउस होल्ड पॉलिसी आती है, आपकी बिजनेस पॉलिसी आती है, आपकी मोटर पॉलिसी आती है, आपकी ओवरसीज मेडिक्लेम आती है, आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, एलओपी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सालाना प्रीमियम के हिसाब से कटती है। अभी मेडिक्लेम में और उसमें तो 3 साल के भी पैकेज आना चालू हो गए हैं, और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 ईयर्स का भी ये लोग प्रीमियम लेना इंश्योरेंस कंपनी ने चालू कर दिया है, तो उसमें डिस्काउंट भी होता है। लेकिन इंश्योरेंस के हिसाब से अगर लाइफ इंश्योरेंस की आप बात करते हो तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर एक ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन के हिसाब से हर एक आदमी के पास एक टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इज़ माय सिंपल एडवाइस टू ईच एंड एवरी वन, जो कि अगर अपने एंगल से कमाना चालू कर देता है, 20, 22, 25 साल की एज है, अगर उसने कमाना चालू कर दिया है, तो अगर उसकी फैमिली है तो उसको इस चीज़ को टर्म पॉलिसी में लेना चाहिए। और टर्म पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है कि यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर लाइफ टाइम। नाउ कंपनीज आर गिविंग सर्टेन डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। मैं आपको प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में एक ऐसी प्रोडक्ट भी है जो 100 ईयर्स तक आपको कवर करती है, लेकिन यू हैव नॉट टू पे द प्रीमियम फॉर 100 ईयर्स। आपने उसमें चूज़ करना है कि मैं 50 साल तक भरूंगा, मैं 40 साल तक भरूंगा, या मेरी एज 60 हो जाए तब वो प्रीमियम सीज हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट के अंदर दूसरी चीज़ें भी वैरायटीज़ के अंदर आती है कि जैसे आपने टर्म पॉलिसी ली है और टर्म पॉलिसी के साथ आप राइडर्स भी ले सकते हो, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तो कभी कभी ये पॉइंट भी आता है कि मैं टर्म पॉलिसी ले रहा हूँ, वाई आई शुड प्रीफर और वाई आई शुड टेक दिस क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर एक ऐसी चीज़ें है कि आज के दिन में आप देखते हो कि नॉर्मली हार्ट फेलियर होते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कैंसर। ये बीमारी अभी पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन वो स्प्रेड हो रही है, लाइक एनीथिंग स्प्रेड हो रही है। और ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग एक पूरा एपिसोड कर सकते हो, कर सकते हैं। की बात है। हाँ, कंसर्न। तो अगर ये कैंसर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को, जो ब्रेडविनर है फैमिली का, अगर उसको कैंसर हो जाता है तो फिर उनकी जो इनकम अर्न करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उसके साथ उसके अंदर एक फियर एंटर होता है। तो तब जाके अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर है पॉलिसी में, तो वो एक ब्यूटीफुल राइडर इंश्योरेंस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जो सर्टेन पीरियड के बाद पूरी सम इंश्योर्ड आपको एक साथ 90 डेज़ के साथ या 120 डेज़ के साथ, अगर 5 करोड़ की आपकी क्रिटिकल इलनेस राइडर है तो 5 करोड़ आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक भी रुपया प्रीमियम नहीं भरना है, और आपकी पॉलिसी पूरे साल आप जिंदा रहोगे, जो टर्म है तब तक वो चालू रहती है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी अभी मार्केट में है। मैं पाठक साहब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम लोग इंश्योरेंस में जब हमने काम, बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट थी जो हमने सेल की है, तो एक प्रोडक्ट की मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा।
कभी कभी ये भी होता है कि इंश्योरेंस में कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है जो प्रोडक्ट मैं मानता हूँ कि शायद कैलकुलेशन से एक्चुअरीज की भी कभी कभी या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्लानिंग हो या गवर्नमेंट के अंदर कुछ सोच हो जिससे वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट पुश करती है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें एसबीआई और एलआईसी को, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिट्स है, तो उनको ज़्यादा पुश होता है, एलआईसी को ज़्यादा पुश होता है। तो वो प्रोडक्ट एलआईसी के पास पहले बहुत ऐसी प्रोडक्ट आई थी। मैं एक प्रोडक्ट की आपको बात करना चाहूँगा। एक जीवन सुरक्षा करके प्रोडक्ट आई थी, उसका प्लान नंबर था 122 करके, और वो 1996 से 1999 तक चली थी ये प्रोडक्ट, या 2000 तक चली थी। इस प्रोडक्ट की ब्यूटी ये थी कि 10,000 रुपया अगर सालाना आपने प्रीमियम भरा है तो आपको इनकम टैक्स में 100% उसको सेक्शन 80CCC था, तो 80CCC था। 80CCC में वो आपको 10,000 रुपीज़ का पूरा इनकम में से बाद हो जाएगा वो 10,000 रुपीज़, और फिर उसको आपने सालाना भरने का तय किया है तो 20 साल 25 साल के बाद एक नोशनल कैश ऑप्शन करके उसमें एक अमाउंट थी, जो गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई थी उस समय पे, कि जिस प्रोडक्ट में मेरा ये मानना है कि शायद मैंने मेरी लाइफ में ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखी है कि जो 10,000 के 30 इंस्टॉलमेंट बनने के बाद 17, 18, 22 लाख तक नोशनल कैश ऑप्शंस उसमें इकट्ठा होता था। वो लोगों को अभी तो मैच्योरिटी आना चालू हो गया है और उसका 8 to 9% आज इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पेंशन आना चालू हो गया है। अब आप ही सोचिए कि अगर वो 22 लाख का 8% के हिसाब से उस फैमिली को 10,000 के सामने आज 1,92,000 रुपीज़ हर साल आना चालू हो गए, तो क्या आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है? I was on that day I was telling each and everyone कि it's a investment product. Secondly, एक मैं प्रोटेक्शन के साथ जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आई थी जीवन रेखा करके, जिसका प्लान नंबर था LIC में 152, इसकी भी थोड़ी बात करना चाहूँगा कि उस समय हमारे गांधीनगर में SDM थे मेहंदी रत्ता जी, और कैमू साहब थे मार्केटिंग मैनेजर, और 152 करके वो प्लान आया। तो प्लान का कैलकुलेशन कुछ ऐसा था कि मैंने उस कैलकुलेशन को जब कैलकुलेट किया तो आई सेड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड प्लान आई हैड सीन इन माय लाइफ। मैं आपको इसमें बताता हूँ क्योंकि कभी कभी ये भेद रेखा है कि वाई ओनली इंश्योरेंस और ओनली इन्वेस्टमेंट। मैं इस चीज़ों को आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसी क्लिक आती है तो आपको वो वॉच करना है कि ये प्रोडक्ट आई है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन ये शायद बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो जाती है, और कैसे होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल की दौर से ये प्रोडक्ट की बात करना चाहूँगा। वो प्रोडक्ट ऐसी आई थी कि 100 ईयर्स का वो होल लाइफ प्रोडक्ट था। हर 5 साल के बाद सम इंश्योर्ड का 10% आपको मिलने वाला था। मैं आपको एक नियरेस्ट टाउन है, हमारे गांव के नियरेस्ट में एक टाउन है हारिज करके। मैं हारिज के अंदर मेरे बहुत अच्छे वडील मित्र थे, और मैं उनकी बात करता हूं कि जब हमने प्रोडक्ट आई और मैं उनके साथ एक कैलकुलेशन में बैठा था, तो 1 करोड़ की प्रोडक्ट का 20 साल के लिए प्रीमियम आता था 3-3.5 लाख रुपया, और हम दोनों ने कैलकुलेशन निकाला कि अगर 3 लाख के हिसाब से मैं 5 साल प्रीमियम भरता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं 15 लाख प्रीमियम भरूंगा, उसमें से 1 करोड़ में से 10% के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपया वापस आएगा। तो 40 या 50 रुपये का अंदर अगर बोनस ऐड किया जाए तो हर साल उसमें 4 से 5 लाख का बोनस ऐड करने से 5 साल के अंदर वो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ प्लस 25 लाख रुपीज़, और वो 10 लाख उनको वापस आ गए। तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंश्योरेंस कंपनी कितना रहा? ओनली 5 लाख रुपीज़। बट व्हाट ही इज गोइंग टू गेट आफ्टर 5 years, दैट इज 1.25 लाख रुपीज़। उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में ये पॉलिसी ली, तो हमारे सीनियर मेहंदी रत्ता जी को हारी जाना पड़ा था, और उन्होंने पर्सनली ये बोला कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। एंड देन वी डिस्कस विथ हिम। हमने बोला कि साहब जी, वैसे इंश्योरेंस में बोला जाता है कि इतना रिटर्न नहीं होता है, तो व्हाई यू चूज़ दिस प्लान? और हम दोनों जानते थे कि व्हाई ही सिलेक्टेड।
दिस प्लान। तो उन्होंने उस समय ऐसे मेहदी जी को बताया कि देखिए मैं 5 साल के अंदर मेरा जो भरा हुआ पैसा है वो तो मैं 15 लाख में से 10 लाख वापस ले लेता हूँ। अब मेरा बोनस और जो सम इंश्योर्ड जो प्रीमियम अंदर पड़ा है उसमें भी आप मुझे इंटरेस्ट लोन देते हो, और वो लोन अगर मैं अपने बिजनेस में लगाता हूँ तो मेरा बिजनेस के अंदर जो रिटर्न होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि वो कमोडिटी के बहुत बड़े और ऑयल इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आज तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मेरा 18, 20, 22% या 24% का मेरा बिजनेस में रिटर्न है। तो मैं अगर ये मेरी ही इन्वेस्ट की अमाउंट को 5 साल के बाद अगर आपसे लोन से वापस लेता हूँ तो आई हैव टू पे यू ओनली 7 to 8%, एंड आफ्टर ऑल दैट अमाउंट अगर मैं इसको मेरे बिजनेस में डालता हूँ तो बिजनेस से मैं 24% उसका रिटर्न लूँगा, 24% लूँगा। तो आफ्टर ये चॉइस में से मुझे इंश्योरेंस कंपनी को अगर 8% ही देना है तो मेरे अमाउंट से मैं 16% कमाना 5 साल के बाद चालू करूँगा। सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट कि आपको इसको कैसे देखना है, आपके अंदर कैसे इसको जाना है। तो दैट इज़ अ थिंग कि आप इस एंगल से भी इंश्योरेंस को रख सकते हो। और दूसरी बात आपने की कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बहुत वैरायटीज़ है। मैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बातें अगर आपके साथ दिल से क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं किसी को आज के दिन में बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से कुछ भी इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एक विज़न से इक्विटी के अंदर जाना चाहिए। मेरा इक्विटी का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, मेरी इक्विटी की समझ भी है, लेकिन मैं हमेशा मेरे जो मेरे मुझसे एडवाइस लेते हैं, हालांकि आज के दिन में मैं सिंपली फ्रेंडली एडवाइस करता हूं क्योंकि मैं 100% प्रोफेशनल एडवोकेट हूं, लेकिन मैं जो भी मुझे पूछता है तो मैं उनको बोलता हूं कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड ओनली फर्स्ट। गोल्ड में इसलिए बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बोला जाता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कितना भी बढ़ना हो, गोल्ड को पैरेलली बढ़ना है। और आपने देखा होगा कि 5 साल में जो गोल्ड बढ़ा है वो तो शायद लैंड भी नहीं बढ़ी है। तो गोल्ड इज़ अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो यूनिवर्सल, मेरे एंगल से कहा जाता है तो यूनिवर्सल करेंसी है। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो कोई भी वैल्यू में आपको डॉलर मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू में आपको रूबल मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू में वर्ल्ड की कोई भी कमोडिटी मिल जाएगी। आपके पास गोल्ड होना ज़रूरी है। सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड और नॉट फिजिकली। मैं अगर कोई मुझे बोलता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न में मैं अगर ज्वेलरी खरीदूं तो मैं ज्वेलरी को गोल्ड नहीं बोलता हूं। ज्वेलरी वो पहनने की चीज़ है, वो आपके घर के जो महिलाएं हैं उनके लिए है, तो उनको आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, वो उनकी अपनी एसेट है। और मैं मानता भी हूँ कि एसेट महिलाओं के पास रहनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के दौर से वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्नामेंटल ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे एंगल से अगर आप फिजिकली गोल्ड में जाइए तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हो, गोल्ड बार ले सकते हो। और फिजिकली न जाना चाहो तो आज के दिन में बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी है जहाँ पे आप रेगुलरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो डीमेट फॉर्म में भी जमा होता है। जैसे जियो फिनांस है, तो जियो फिनांस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, तो उन्होंने ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट की है जहाँ पे आप रेगुलरली वीकली, डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, और इस एंगल से आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मुझे पूछना चाहो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी नॉलेज देन गुड इन डायरेक्ट इक्विटी। अगर आपके पास वो नॉलेज न हो तो फिर आप चूज़ करें कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी का लास्ट 5 years में
अच्छा रिटर्न है। आपको ये ट्रैक देखना है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। मैं बोलता हूँ कि 3 से 5 साल का अगर आपका रिटर्न का आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भी मुझे SBI MF में भरोसा है, LIC MF में है, आज के दिन में तो ब्लैक रॉक भी इंडिया में आ गई है रिलायंस जियो के साथ, तो ब्लैक रॉक में आप चले जाइए, PNB में चले जाइए। मैं कभी कभी एडवाइस करता हूँ थ्रू में ICICI में चले जाइए। तो ये सारी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं उसका एक पूरा कैलकुलेशंस होता है और वो फिर इन्वेस्ट करते हैं कौन से स्टॉक्स में निकलना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। ये एक्टिव मैनेजमेंट हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू चूज़ अ फंड मैनेजर ओनली। और इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ जिनको भी छोटा इन्वेस्टमेंट करना हो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से SIP करें। जिनको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो और जिनको स्टॉक की थोड़ी समझ हो वो स्टॉक में स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट करे तो भी मैं इसको मना नहीं करूँगा, लेकिन उनका खुद का एक अपना कैलकुलेशंस और एक अपना एंगल होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन में मुझे कोई पूछता है कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में कोई प्रोडक्ट के अंदर हमें बताना चाहे तो कौन सी प्रोडक्ट, कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो मैं आज के दिन में ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू चूज़ जियो फाइनेंस, you have to choose SBI बैंक, you have to choose LIC, you have to choose ONGC। मैं ये चीज़ें इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ये कैलकुलेशन है कि ऐसी कंपनियां हैं, जैसे जियो फाइनेंस में मेरा खुद का एक कैलकुलेशन है कि इनको करीबन 5 साल के अंदर 600 to 1000 रुपीज़ क्रॉस करना है। जिस एंगल से उनका कैलकुलेशन चल रहा है, आज के दिन में वो कंपनी 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट के नियरेस्ट आ गई है और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दैट इट कंपनी क्रॉसेस मोर देन 5 to 7,000 करोड़ विद इन 5 to 7 ईयर्स। तो ये 5-7 साल में अगर उसने 7000 करोड़ के ऊपर की नेट इनकम करनी चालू कर दी है तो दैट कैलकुलेशन सिंपली सेज कि आज के दिन में उसकी वैल्यू 310 है या 315 है, तो वो मैथमेटिकली सीधा 650 से 750 उसको आना है। अब आप देखिए कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न हो या करीबन 5 साल के अंदर आपको 3 टाइम्स अमाउंट दे सकता है। अगर नहीं दे सकता है तो फिर आपको स्टॉक के अंदर जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ भी एक बहुत अच्छी एज पैटर्न है, मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। एज पैटर्न क्या है कि अगर योर एज इज मोर देन 60 तो फिर आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है इट शुड नॉट बी मोर देन 20%। रेस्ट ऑफ 80% में आपका FDR, गोल्ड इन्वेस्टमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपका होना चाहिए। एंड इफ़ योर एज इज़ 25 तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपकी 25 की एज है देन योर इक्विटी एक्सपोजर शुड बी मोर देन 80%, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास वो वेटिंग पीरियड है कि एक बार फॉल भी होता है तो आप रिकवरी तक रुक सकते हो। लेकिन 60 के बाद आदमी के पास उतना समय नहीं होता है, तो एज फैक्टर के साथ भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेक करना पड़ता है। दूसरा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलना चाहूँ तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक मैं लैंड इन्वेस्टमेंट में भी रखता हूँ, क्योंकि लैंड के अंदर मेरा क्लियर लॉजिक है कि जितनी भी लैंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा लैंड बनेगी नहीं। ये कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है या कोई प्रोडक्शन नहीं है कि आप इसको बना सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें नए नए रोड बनने के बाद, नए नए एरिया का डेवलपमेंट होने के बाद, नए नए एरिया के अंदर नए प्लॉट्स पड़ते हैं। लेकिन साथ में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से एक ऐसी जगह चूज़ की है जो कि आज के दिन में आइसोलेटेड है या आज के दिन में इतनी एक्सपोज नहीं है, तो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन दैट एरिया कि आपको वहीं पे लैंड लेनी चाहिए जहाँ पे आज के दिन में इतना प्राइस का हाइक नहीं हुआ है।
लेकिन इसके साथ आपको देखना है कि ये कौन सी एरिया है, कहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे आजू बाजू में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कोई फ्यूचर में नए रोड आ रहे हैं, कोई फ्यूचर में कुछ नया बन रहा है या बनने का चांस है। अगर इस एंगल के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चूज़ करिए तो फिर वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट लैंड का भी हो सकता है। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट, जो लैंड इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, ये सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको वेटिंग पीरियड रहेगा। सो इफ़ योर एज परमिट देन एंड देन यू हैव टू चूज, अदर वे फॉर if your age is more than 58, 60, 65, you have to choose gold, you have to choose FDR, you have to choose a safe investment. That is my suggestion. Okay, दूसरा ये है कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हुई या लैंड की बात हुई, लेकिन मैं ये चाहूँगा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि इफ़ योर मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ इज़ देयर, तो कैसे आगे बढ़े। लेकिन हमारे वहाँ इंडिया में, हमारे गुजरात में, पाटन में ऐसे लोग हैं कि जिनकी मंथली इनकम 35 से 40 हज़ार है, या पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो उनकी मंथली इनकम तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। अब ऐसे में होना ये है कि घर भी चलाना है, सिलेंडर के भी मतलब पैसे चुकाने हैं, बिजली का बिल देना है, घर के सब खर्चे चुका, तो ऐसे लोगों को स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। और ये भी है मतलब हाँ, उनकी भी लाइफ कभी कभी रिस्क पे होती है। तो उसमें से कमाने वाला कोई एक इंसान चला गया तो मंथली इनकम वैसे भी कम थी और कम हो जाएगी, तो सर्वाइव कैसे करें। तो ऐसे छोटे फैमिलीज कैसे सर्वाइव करें। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि एक एज है 30-35 जी, आपकी इनकम है 35-40 हज़ार रुपया, तो फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योर फैमिली। सिक्योरिटी ऑफ फैमिली के लिए यू शुड इंश्योर योर सेल्फ फॉर 35 लाख रुपीज़। 35 के हिसाब से अगर आप चलो तो फिर उसका जो 8% के हिसाब से अगर कुछ होता है तो 8% के हिसाब से वो कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें आपकी फैमिली सर्वाइव हो जाएगी। जिसमें आप कमाते हो, अगर उस अमाउंट में वो लोग सर्वाइव होते हैं तो फिर वो सर्वाइव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। तो उसके लिए यू हैव टू टेक 35 लाख से 50 लाख की एक टर्म पॉलिसी आप ले लीजिए, जिसमें 3 से 5 हज़ार तक का या 7 हज़ार तक का प्रीमियम आ जाएगा। डिपेंड अपॉन आप जितनी लंबी लेते हैं। उसमें टर्म पॉलिसी में उल्टा है, आपने टर्म लंबा लिया तो प्रीमियम ज़्यादा रहता है, और टर्म आपने शॉर्ट लिया है तो प्रीमियम कम होता है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि 75-80 तक का रिस्क आपको रखना चाहिए। एक दूसरा, आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो आज के दिन में जो हमारे केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, इस हिसाब से प्रधानमंत्री का हेल्थ बीमा जो योजना है उसमें भी आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए अपने आप को। दूसरा, ये आपको करना चाहिए कि आपका एक एक्सीडेंट पॉलिसी भी होना चाहिए, जिससे कि अगर आप 2 साल 3 साल काम नहीं कर पाते हो तो वो पॉलिसी 24 मंथ तक का रिटर्न देती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो 1 साल में 24 महीने तक का कवरेज करती है। तो आपको ये डिज़ाइन पॉलिसी को चूज़ करना है, उस पॉलिसी को लेना है जिससे कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको वो हर महीने की इनकम 24 महीने तक चालू रहेगी। ये आपको पक्का करना है। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग इसमें करना इज़ वेरी एसेंशियल, कि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ ही आपको ज़िंदा रख सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अपने एंगल से 6 to 7% के एंगल से बढ़ने वाला है। सो वी हैव टू लीव, महंगाई के जो दर है उसके साथ ही हमें ज़िंदा रहना है, लेकिन अपने प्लानिंग को हमें उस एंगल से बनाना है जिससे कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकें। और जो आपने बताया कि ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आपकी 4 लाख की इनकम है तो योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट शुड बी 20 to 25% और 30% और 40%, और रेस्ट ऑफ आपको खर्च नहीं करना है। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर लिविंग इन सच ए स्पान, तो आपको 30-40% तक इन्वेस्टमेंट में जाने देना है और 60% में ही आपको घर चलाना है। ये देखना है आपको, वो प्लान करना है। अगर ऐसे प्लानिंग में अगर आपको कोई जगह पे दिक्कत होती है तो आप अपनी स्किल के ऊपर भी देखना, क्योंकि मैंने एक फैमिली को देखा हुआ है, मेरी लाइफ की एग्जांपल है।
मैं शायद नाम नहीं बोल सकता हूँ उसका, लेकिन मैंने देखा है कि एक एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद उस फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग आज के दिन में है, और जब उस फैमिली में उनके ब्रेड विनर की हयाती थी, तब उनकी जो इनकम थी, और उनके जाने के बाद वो तीनों और चारों लोग ने मिला के आज एक बिज़नेस का एम्पायर खड़ा किया है, और आज उनकी सालाना इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये नहीं होता है कि कहीं पे अंत हो जाता है, एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। बस आपके अंदर वो सोच और जज्बा होना चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, और ये जो बोले कि स्मॉल इन्वेस्टर है, इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते थे, वो तकरीबन समझिए कि 10-15 साल तक प्रीमियम उन्होंने भरा, और घर में अगर शादी ब्याह ऐसा कोई मामला आया तो इनमें से उनको लोन वगैरह मिल सकती है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इफ़ इट्स अ टर्म प्रोडक्ट तो फिर लोन का उसमें प्रावधान नहीं होता है। लेकिन आपका अगर सेविंग प्रोडक्ट हो, या आपने ELSS हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर आपने शेयर मार्केट के यूनिट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपका रिस्क कवरेज भी होता है। आपका एक अंदर यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और यूनिट को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स को भी देखा है जो उन्होंने 2-2, 5-5 करोड़ का टर्म प्रोडक्ट बनाया था, और ऐसी ही एक डिज़ाइन इक्विटी प्रोडक्ट के साथ बनाया था। तो वो कभी कभी ज़रूरत होती थी तब वो अपने यूनिट्स को विड्रॉ करते थे और अपना रिस्क चालू रखते थे। तो ये कर सकते हैं। बाकी आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट एंड गुड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। और मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, डोंट वेट फॉर योर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 4% आएगा, उसके लिए वेट मत करो। यू गो टू जियो फिनेंस ऐप और एनी ऐप वॉट एवर यू फाइंड मे सुटेबल टू यू। आप वहाँ पे जाइए और गोल्ड में उसको पार्क कर दीजिए, क्योंकि गोल्ड की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी उसमें। हाँ, हालांकि जो बबल होते हैं, बबल का तो थोड़ा लॉस होता ही है, क्योंकि कभी कभी उसमें बबल गेम भी आ जाती है। बबल गेम आप सभी समझते हो कि कभी कभी प्राइजेस एकदम हाई हो जाती है, तो गुब्बारा बनता है तो फूटता है। लेकिन उसमें ये नोबल सारी मेटल्स है, आप मानते भी हो इस मेटल को, क्योंकि देखिए प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये तीनों मेटल ऐसी है कि जिसको आप उनका केमिकल रिएक्शन रेट कम है। यानी गोल्ड की ऑर्नामेंट है, अगर वो प्योर गोल्ड है तो उसकी चमक वो रहती है, प्लेटिनम में थोड़ा है, चांदी में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये सारी मैटर्स है जिसमें वैल्यू ऐड होती है हर साल। और मैंने सुना हुआ है और मेरे पास वो डेटा भी है कि आज के दिन में चाइना इज़ बाइंग सिल्वर लाइक एनीथिंग, इंडिया इज़ बाइंग गोल्ड लाइक एनीथिंग। और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर गोल्ड की बाइंग है, मेरे पास ये डेटा भी है कि सिल्वर हमारे पास अक्टूबर नवंबर में डिलीवरी न हो इस मात्रा में, सिल्वर के सामने जितने ट्रेड थे उसके सामने डिलीवरी नहीं होगी पूरे महीने तक, ये क्लियर डेटा था मेरे पास। और दैट आई नो कि सिल्वर इसमें इतना बढ़ेगा, और सिल्वर को बढ़ना पड़ा, और सिल्वर को फिर डाउन भी आना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी स्टार्ट हो गई। सो दिस इज़ ऑल्सो वन कम्युनिटी गेम। लेकिन ये बहुत डीप सब्जेक्ट्स है, तो मैं चाहूँगा कि जो छोटे इन्वेस्टर हो इस चीज़ों से दूर रहे। आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, स्लो इन्वेस्टमेंट करना है। और जो बड़े जायंट है उसके लिए स्काई इज़ अ लिमिट, यू मे गो। बट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये कंबाइंड सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, ये एक दूसरे के पूरक है। जी, वैसे मतलब आपने एक जवाब दे ही दिया। मैं ये पूछना ही चाहता था कि जो बबल गेम है या गुब्बारा है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में ये गुब्बारा ही है कि इतना प्राइस इसका बढ़ा है। और अभी कोई अगर इन्वेस्ट, जैसे आपने कहा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर इससे तो दूर ही रहे, तो मतलब अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है? हाँ, इसमें अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से जाता हो तो वहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आता है, या वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है इसको, और गुजराती में हम पाड़ा बोलते हैं। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग में देयर इज़ नो रिस्क, क्योंकि आपने तो रोकना है 2-3 हज़ार 5 हज़ार हर महीने का।
तो अगर आज हाई प्राइस है तो आप कम गोल्ड आएगा, कल वो प्राइस डाउन होता है तो ज़्यादा गोल्ड आएगा। तो आपका एक हॉरिजन है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके अंदर अगर एवरेज में आप चले जाए तो 12-15% के ऊपर से इंटरेस्ट छूट सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी एश्योरेंस, लेकिन ये रिटर्न आ सकता है क्योंकि 5 साल का ट्रैक उसका मोर देन 50% का है। वो अच्छा एक टाइम रहा है और इससे आगे भी टाइम शायद ये मेटल्स के अच्छे रहेंगे। तो वैसे तो हम इस चर्चा के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं और इसमें आपने LIC की जीवन रेखा, जीवन सुरक्षा, ये सब बातें की, लेकिन साथ में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की जो थी, तो बात तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम की फलश्रुति ये रखते हैं कि इंश्योरेंस में जो है वही इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ओपन मार्केट है तो अभी प्राइवेट कंपनीज भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या ये पॉलिसी धारक या उनके बाद जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है, व्हाट इज एडवाइजेबल, इज इट LIC या प्राइवेट कंपनी? नहीं, इसमें देखिए भारत में रेगुलेटर है। हाँ। तो रेगुलेटर के एंगल से अगर प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन की है तो रेगुलेटर का वो रूलिंग रहता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि आपने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो फिर देयर यू हैव लो, पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके ऊपर बना है, अपनी भारतीय जो भी सिविल प्रोसीजर कोड है इसके अंदर भी प्रावधान है कि आप इसमें भी जा सकते हैं, और CPC है उसमें जाके आप अपना न्याय ले सकते हैं। तो इसमें जो रेगुलेटर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी काम नहीं करती है तो फिर उनके रिजर्व में से वो पैसा आपको मिल जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ की वाली बात ये है कि यू हैव टू चूज़ अ राइट प्रोडक्ट। सर्टेन थिंग्स क्या होता है कि आपको एक इलस्ट्रेशन बना के अगर कोई बताता है और इलस्ट्रेशन में कुछ अलग निकलता है, प्रोडक्ट अलग चली जाती है, तो फिर उसमें इंश्योरेंस कंपनी की गलती नहीं होती है। या फिर ऐसा भी होता है कि एक्चुअरीज ने उसका डिज़ाइन नहीं किया हो, लेकिन मार्केटिंग टीम से कुछ अलग बात निकल के बाहर आ जाती है, या फिर सेलिंग पॉइंट से बाहर आती है और ऐसी कोई मिस सेलिंग हो जाती है, ऐसी कोई प्रोडक्ट बन जाती है, तो फिर उसमें आपको वो देखना है, बस ध्यान रखना है। बाकी आप प्रोडक्ट को पूरी रीड करें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है तो फिर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि यू हैव टू चूज़ द गवर्नमेंट कंपनी ओनली एंड यू हैव नॉट टू चूज़ द प्राइवेट कंपनी। इट इज़ अप टू 100% यू। इफ़ यू लाइक अ प्रोडक्ट यू मे गो विद द बेस्ट प्रोडक्ट, वॉट एवर यू थिंक सुटेबल टू यू। ओके, सो कॉमन मैन को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, हाँ। लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट खास करना है, क्योंकि जैसे दर्शक भाई ने बताया कि लायबिलिटीज़ दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ब्रेड एंड बटर जो कमाता है अगर वो कुटुंब में से चला जाता है तो उसके बाद कुटुंब को सरवाइव करना कहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे यही नोट है कि इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, इफ़ यू आर अ बिग प्लेयर देन यू मे गो फॉर गोल्ड, लैंड एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्मॉल स्केल इन्वेस्टर जो है, अगर आपकी सालाना आवक 4 to 5 लाख है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो इसी नोट के साथ हम इस कार्यक्रम को ब्रेक देते हैं और दर्शक भाई को फिर से विनती करते हैं कि अगर कोई आखिर कोई सुझाव है। मेरी बस ये आप सभी को इतनी एडवाइस है कि आप एक टर्म प्रोडक्ट अपने फैमिली के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखना। हेल्थ प्रोडक्ट है, आपके व्हीकल्स को रेगुलरली इंश्योर्ड करना। इसमें आपको ज़रा भी ये चूक नहीं करना है कि मैं 600-800 का प्रीमियम भरूँ ना भरूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वो लायबिलिटी पार्ट अंदर पड़ा है। तो यू हैव टू सिक्योर योर हार्ड एंड अमाउंट जो भी आपने सेविंग बनाया है। कीप इन्वेस्टिंग इनटू द गोल्ड बाय फिजिकल और बाय वे ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। और सेकेंडरी SIP इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, आई सिंपली सेड। और जिनके पास कैलकुलेशन हो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट इक्विटी में भी चले जाएं, लेकिन कीप इन्वेस्टिंग। और आपको ये देखना है कि आपकी एज कितनी है और आपकी एज आपको कितना वेटिंग देगी, क्योंकि अगर आपको 10 साल वेट करना है तो योर क्वेश्चन शुड बी कि भाई मैं 10 साल में 65 साल का या 70 साल का आदमी हो तो शैल आई हैव अ टाइम फॉर 10 years टू वेट। अगर आपके सामने
आईने से ही जवाब आ जाए कि नहीं वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी 80% और 85% शुड बी विद इन द गोल्ड और एफडीआर्स और विद इन द सेफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न, और 10 to 15% जो कि अगर आपको लंबा उतना एक हॉरिजन मिल जाता है तो उस हॉरिजन में आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और मैं इसमें आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा रखता हूं कि हमारी ये पूरी जो बात है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की आप सबको अच्छी लगी होगी, और हम फिर से कोई एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय भारत। थैंक यू वेरी मच दर्शक भाई, इट वॉज अ वंडरफुल एंड फ्रूटफुल टॉक शो कि हमारे श्रोताओं को कुछ अपने प्लानिंग के लिए मार्गदर्शन मिला होगा। साथ में सभी से मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि आज आपको जो मिला और आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। श्योर दर्शक भाई आपको प्रॉपर आंसर्स देंगे। आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, क्वेरीज डालिए कि क्या पूछना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और अगर इसमें कुछ अगर छूट गया है तो कृपया आप लिख के हमें भेजें, तो हम श्योर देखेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू दर्शक भाई, थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।